1945 में जब जापान पूरी तरह टूट चुका था, शहरों की इमारतें राख बन गई थी, फैक्ट्रीज गिर चुकी थी और सारा एम्पायर जमीन से मिटा दिया जा चुका था। हिरोशिमा नागासाकी रेडियो एक्टिव खंडर बन गई थी। टोक्यो एक खोखली स्टील की हड्डी जैसा शहर बन गया था। खाने की कमी थी, महंगाई आसमान छू रही थी और हौसला तो मानो बचा ही न हो। सदियों में पहली बार जापान के पास ना आर्मी थी, ना पावर और ना कोई पहचान थी, तो सिर्फ हार। लेकिन एक ही जनरेशन में वही जापान दुनिया की ट्रेड पर राज करने लगा। उनकी गाड़ियां सुपर रिलायबल हो गई, इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड फेमस हो गया, कंपनीज डिसिप्लिन और क्वालिटी का सिंबल बन गई। पूरी दुनिया में इसे इकोनॉमिक मेरिकल कहा जाने लगा। पर ये कोई मेरिकल नहीं, ये एक प्लान्ड इकोनॉमिक रेवोल्यूशन था। जब जापान ने सरेंडर किया, जापान की इकोनॉमी टूट चुकी थी, इंडस्ट्रीज बंद, हाफ मर्चेंट फ्लीट डूब चुका था। इंडस्ट्रियल आउटपुट प्री लेवल वार का सिर्फ एक हिस्सा रह गया था। लाखों लोग बेघर थे, हजारों भूख से मर रहे थे। जब अलाइंड ऑक्यूपेशन फोर्सेस जापान आए, उनका पहला गोल जापान को रिबिल्ड करना नहीं, बल्कि उसे न्यूट्रलाइज करना था। बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप तोड़ दिए गए, जमीन लैंडलॉर्ड से लेकर फार्मर्स को दे दी गई। इसे मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ी वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन मानी जाती है। पर कोल्ड वार के आते ही सब कुछ बदल गया। सोवियत यूनियन एशिया में फैल रहा था, चाइना कम्युनिस्ट बन चुका था। अमेरिका को लगा कि कमज़ोर जापान रिस्क बन सकता है। अमेरिका ने सोचा कि क्यों ना जापान पर इन्वेस्ट किया जाए, उसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। इसलिए पनिशमेंट से इन्वेस्टमेंट की तरफ शिफ्ट हुआ। अब जापान को रिबिल्ड करना था, एक मिलिट्री एम्पायर नहीं, बल्कि एक कैपिटल फॉरेस्ट के रूप में। इस नए जापान का इंजन बना MITI, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ये पॉलिटिशियन नहीं थे, ये टेक्नोक्रेट्स थे, इकोनॉमिस्ट, इंजीनियर्स, प्लानर्स, जो कैपिटलिज्म को एक सिस्टम जैसा मैनेज करते थे। गवर्नमेंट डायरेक्ट प्रोडक्शन को कंट्रोल नहीं करती थी, पर उसका डायरेक्शन तय करती थी। स्टील, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, सब टारगेटेड इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन, सब्सिडी और बैंक ऑफ जापान से गाइडेड क्रेडिट मिलने लगा। जापान का ट्रू जीनियस था वेस्टर्न टेक्नोलॉजी और ईस्टर्न डिसिप्लिन का ब्लेंड। क्राई सेतु सिस्टम बना, कंपनीज का नेटवर्क जो फैमिली की तरह काम करता था। सेंटर में बैंक होता था जो फाइनेंस और स्ट्रेटजी हैंडल करता था। कंपटीशन से ज़्यादा कॉरपोरेशन पर फोकस था। फैक्ट्रीज में काइजन की फिलोसफी आई, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, हर प्रोसेस बेटर हो सकता था, हर फ्लो रिमूव हो सकता था। वर्कर्स लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट पाते थे, कंपनीज लॉयल्टी उनका फर्ज था। ये सब मिलकर एक डिसिप्लिन्ड, मोटिवेटेड वर्कफोर्स बना गया। 1960 तक जापान दुनिया की मार्केट में छा गया, चीप नहीं, हाई क्वालिटी चीज़ों बनाकर। 1968 तक जापान दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। एक पूरा नेशन एक मशीन की तरह काम करने लगा। पर इस मॉडल में एक फ्लो था, कंट्रोल। MITI डिसाइड करता था कौन इंपोर्ट कर सकता है और कौन एक्सपोर्ट। बैंक डिसाइड करता था किसको लोन मिलेंगे। बड़े कॉरपोरेशन को बेनिफिट मिलता, छोटे सपोर्टर्स बने रहते। लेकिन यह सब नेशन सर्वाइवल के लिए था। कोरियन वार ने जापान की इकोनॉमी को टर्बो चेंज कर दिया। अमेरिका का डिफेंस ऑर्डर से फैक्ट्रीज वापस चल पड़ी। 1950 से 60 में GDP हर 7 साल में डबल हो रहा था। मिडिल क्लास बढ़ रहे थे। 1964 के टोक्यो ओलंपिक्स ने दुनिया को सिग्नल दे दिया, जापान इज द फ्यूचर। जापान का मॉडल कल्चरल भी था। इंडिविजुअल प्रॉफिट से ज़्यादा कलेक्टिव प्रोसेस की वैल्यू दी जाती थी। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से ज़्यादा लॉन्ग टर्म ग्रोथ। कंपनीज प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करती थी, बैंक्स लॉन्ग टर्म क्रेडिट देते थे, वर्कर्स स्टेबल इनकम के साथ लॉयल रहते। 1968 तक जापान स्टील, कार, इलेक्ट्रॉनिक दुनिया को बीट कर रहा था। जापान ग्लोबल GDP का 15% शेयर कर रखता था। पर फिर बबल आया। रियल एस्टेट और स्टॉक की प्राइस क्रेजी लेवल्स तक बढ़ गई। निक्की इंडेक्स 4x हो गया। बैंक रैकलेस हो गई। जब 1989 में इंटरेस्ट रेट बढ़ा, बबल फट गया। 19 1999 लॉस्ट डेकेड बन गया। ग्रोथ रुक गई, डेफिनेशन आई, बैंक बैड लोन से चुके हो गए। जापान का स्टेबल डिसिप्लिन मॉडल अब रिगिड बनने लगा। चेंज लाना मुश्किल हो गया। फिर भी जापान कोलैप्स नहीं हुआ, सिर्फ
स्लो हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सॉलिड, इनक्वालिटी लो, सोसाइटी सेफ, एजुकेशन टॉप। जापान का मिरेकल क्रैश नहीं हुआ, बल्कि मैच्योर हो गया। आज जापान की कहानी एक वार्निंग भी है। जिस मॉडल ने उसे उठाया, लो इंटरेस्ट, इजी क्रेडिट, कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टमेंट, वो आज चाइना और वेस्ट फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर डिसिप्लिन डिपेंडेंसी बन जाए तो बबल और स्टैग्नेशन जरूर मिलता है। जापान ने अपनी रिकवरी माइंडसेट से बनाई, हर दिन, हर वर्कर, हर डिसीजन के साथ मिरेकल बनाया। इंतज़ार नहीं किया, पर एक परफेक्ट सिस्टम का पैराडॉक्स यही है, जैसे जैसे वो फ्लॉलेस होता है, वैसे ही वो फ्लेक्सिबल नहीं रहता। जापान की कहानी एक सबक है। ग्रोथ का पर्पस क्या था? जापान के लिए जवाब था कलेक्टिव सर्वाइवल। लेकिन सर्वाइवल के बाद एवोल्यूशन ज़रूरी होता है, और जब एक सिस्टम एवोल्व नहीं होता तो वो वहीं रुक जाता है जहाँ कभी शाइनिंग पीक पर खड़ा था।